देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलवा रहे थे, तो लाइट का कुछ इशू हो गया था, वहां पे अधूरा रह गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन दिया हुआ है बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई। आपको पिछले लेक्चर में सब बताया गया है कि F फोर्स होता है, Q चार्ज होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उस लिहाज से फॉर्मूला खुद निकालोगे तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू होगा। तो फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हो mlt-2, चार्ज का it होता है, तो इसको ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा mlt-3i-1, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इतना होगा। इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मतलब कि अगर आपको अब कोई रिलेशन लिख करके दे दे, अगर आपको कोई अब रिलेशन लिख करके दे दे तो आप आराम से उसका डायमेंशन कंप्लीट कर सकते हो, इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का बना लिए तो चाहे तो आप मैग्नेटिक फील्ड का भी बना सकते हो, लेकिन हम अब बनाएंगे नहीं। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में तुमको होमवर्क डालेंगे। आज हम एस सी वर्मा का पहला फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग को डालेंगे कि बना के आपको दिखाना है, ठीक। तो आपको इसके लिए जैसे हम एस सी वर्मा में आप जब बनाना स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइप क्वेश्चन का ऐसा भी मिलेगा कि जिसमें आपको दे देगा क्या, जैसे अभी हमने डायमेंशन बनाना सीखा तो फंडामेंटल क्या होता है MLT, मतलब कि मास के जगह M, लेंथ के जगह L और टाइम के जगह T। लेकिन एस सी वर्मा का जैसे एक 7वां नंबर क्वेश्चन होगा जो हम उसको हम समझा दे रहे हैं पहले, फिर हम आज का आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जैसे दिया रहेगा क्या कि फंडामेंटल को FLT लेना है। जैसे एस सी वर्मा वाले क्वेश्चन में दे दिया कि फंडामेंटल जैसे कि फोर्स, लेंथ, टाइम, क्वेश्चन जो देगा वो मानना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि अभी जैसे हम लोग फंडामेंटल को MLT लेते थे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल को FLT लेना है। क्या लेना है? FLT। तो इस टाइप का भी मिलेगा होमवर्क में आपको अगले लेक्चर, इस लेक्चर के बाद होमवर्क आपको जा रहा है। तो इसके लिए पहले हम आपको समझा दें कि FLT जब मिलेगा तो वहां जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिए हम डेंसिटी, क्या दे दिए? डेंसिटी, और बोले कि इसको FLT के टर्म में डायमेंशन बना के दिखाओ। तो सारा बच्चा जो होशियार होगा बोलेगा कि सर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि हमको मास और वॉल्यूम आ गया, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि नहीं कुछ भी करके इसको फोर्स के टर्म में बदलो। तो हम 9th क्लास का फिजिक्स दिमाग में लगाएंगे। क्लास 9th में हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर चाहे तो मास इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। बोलो, अब इसको यहां मास के जगह पुट कर देंगे, तो मास के जगह पुट कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास के जगह जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स बाई एक्सेलरेशन। मास के जगह पर हो जाएगा फोर्स बाई एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ऐसे तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स को ही फंडामेंटल लेना है, यानी F मान लेंगे। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, वॉल्यूम का होता है LQ, पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? F L का पावर 3 है और ये L है 4 है, ऊपर ले जाएंगे -4, और T का पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे +2, यानी FL का पावर 4, T का पावर +2, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? मतलब कि अगर हमको MLT ना हो के FLT ही दे दे तो कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया। इसलिए हम बता रहे हैं कि अब अगले लेक्चर, इस लेक्चर के बाद अब होमवर्क जाने वाला है, तो आपको कोई एक भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि हम इस ढंग से पढ़ाएं कि एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट ना आए, कि आपको पढ़ने में मन लगे, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आ गया, मतलब FL का पावर -4, T का पावर +2। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, इसको नोट करोगे तो कर लो। डेंसिटी है, एक और इसमें 7 नंबर पे देखना चाहोगे तो देख लो। एक और क्वेश्चन, प्रेशर बोला कि FLT के टर्म में बनाओ। किसके टर्म में बनाओ? FLT। तो ऐसे प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया।
तो ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स के जगह एम एल टी माइनस टू, एरिया के जगह एल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, जो सही है ये जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। लेकिन पहले इसको तो नोट कर लिए होगे स्क्रीन को पॉज करके। लेकिन अब हम क्वेश्चन की बात करें कि हमारा जो क्वेश्चन 7 नंबर एस सी वर्मा का कह रहा है कि आपको इसको एफएल के टर्म में बनाना है, तो एस सी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर को बनाया जाए तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा एफ और एरिया का एल स्क्वायर, यानी एफ एल माइनस टू। मतलब ये पैटर्न पे बनाने का मतलब हुआ कि हमने फंडामेंटल को यहां एफ एल टी माना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है। आराम से आप ऐसे ही बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। चलो नोट कर लो। अब हम बच्चों बात करते हैं कि रिलेशन दिया रहेगा तो और टफ टफ क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से। और क्वेश्चन दे दिया कि Q इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1, ये रिलेशन दे दिया। बीच में एक 7 नंबर टाइप हम बता दिए थे, फिर हम रिलेशन के हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को बनाना है वो सिखा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन बनाना है, ये 11 के लास्ट में पढ़ना है टॉपिक, लेकिन अभी हमको डायमेंशन बनाना सीखना है। तो क्या है, Q इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1। मतलब यहां पर क्या है कि ये Q जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीट एनर्जी है, हीट, और उसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एनर्जी। एम मास है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये T1 T2 जो है ये हमारा टेम्परेचर है। क्या है ये, टेम्परेचर। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये T1 T2 क्या है हमारा, टेम्परेचर, और सी स्पेसिफिक हीट है। इसमें तो एकदम एक एक बात समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्या कि Q इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1 है, ये हीट एनर्जी है, ये हमारा टेम्परेचर है। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगर इसको चाहे सॉल्व करके बनाना सी का डायमेंशन तो कैसे लिख सकते हैं, देखो तो तुम लोगों को पढ़ाए थे डायमेंशन में एल प्लस एल एल होता है, एल माइनस एल एल होता है, मतलब डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। तो Q इक्वल टू एम सी टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर ही होगा, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहां C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एम इंटू टेम्परेचर, इतना समझ में आ गया। अब Q को बोलते हैं हीट या एनर्जी, बोल समझ में आ रहा है, Q क्या बोलते हैं, हीट और एनर्जी, M को मास, और ये मेरा टेम्परेचर है। अब आप खुद गौर करो कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो इधर रफ में लिख देते हैं कि जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का होता है। ये सब आगे पढ़ोगे कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है, या एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जानते हो आप लोग, आराम से बना लोगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ एल, तो वर्क का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, यानी इसका डायमेंशन चाहे तो यहां लिख सकते हैं एम एल, इसका डायमेंशन चाहे तो यहां पर हम लिख सकते हैं एनर्जी और वर्क दोनों का सेम होता है, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास का m, टेम्परेचर का केल्विन होता है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा एल स्क्वायर टी माइनस टू के का पावर माइनस वन। मतलब ये मेरा C का डायमेंशन निकल गया, किसका डायमेंशन निकल गया, C, जिसको हमने बच्चे बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोला हमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन इतना हो गया। मेरे समझ से आपका ये बात पूरा क्लियर है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब अब आपको अगर केवल डायमेंशन टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, हमने इतना बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ आपको लेक्चर में ही होमवर्क लिख देते हैं और ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि अब के बाद आपको होमवर्क बनाना है एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको एससी वर्मा का 7 तक होमवर्क जा रहा है। इसको नोट कर लो, और ये होमवर्क भी अभी हम वीडियो में ही डाल दिए हैं, लिख लो। जिसके पास एससी वर्मा का बुक होगा बना करके ग्रुप में डालोगे, और कोई डाउट होगा तो पूछोगे। और जिनके पास बुक नहीं होगा तो डरिए मत, हम ग्रुप में आज ही इसको अपलोड, आज ही ग्रुप में क्वेश्चन 1 से 7 का हम पिक भेज देंगे। और इसको नोट कर लो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
देखो बच्चे, अब हम आपको कुछ बात बता दें कि देखो अभी हम पहले एक तरफ से डायमेंशन को अच्छे से पढ़ाते हुए और आपको एससी वर्मा का बुक कंप्लीट करवा देंगे, फिर अपने कोचिंग का पैकेज कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। हाँ, और जिस दिन चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद हम पर डे दो लेक्चर, चैप्टर खत्म करने के बाद हम 2 क्लास लेंगे आपको, जिसमें केवल हम डायमेंशन का ही एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करवाएंगे। ये कैसे टफ पहले पूरा सीख जाओ, तभी टफ क्वेश्चन को जितना टाइप क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको कैसे बना सकते हो उसको करवाएंगे फिर, ठीक है बच्चा। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अगला हेडिंग बनाओ कि टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगला हेडिंग बनाओ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक, अब गौर करो, मान लेते हैं कि टी एक टाइम पीरियड है, मान लेते हैं कि टी एक टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास m पे, लेंथ l पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे। हम बोल रहे हैं क्या, फिर से सुन लो कि टी टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है m मास पे, l लेंथ पे और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। पहले ढंग से लिखो स्टेटमेंट में कि t इज टाइम पीरियड व्हिच इज directly depends on the mass m, length l and acceleration due to gravity small g। अब मेरी बात सुनना, हम जिस दिन डायमेंशन का पहला लेक्चर आप लोग को पढ़ा रहे थे उस दिन हमने बच्चों आपको बताया था कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है, वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज कहां हुआ, फिजिक्स में हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो टी टाइम है, एम मास है, एल लेंथ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब ये सब 3-4 फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन लिख के दे देगा, एक तरह का क्वेश्चन हुआ कि आपको 3-4, जैसे हम यहाँ 4 लिए हैं, एक टाइम है, एक मास है, एक लेंथ है और एक जी एक्सेलरेशन है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी ले, किसी क्वेश्चन में 2 ही फिजिकल क्वांटिटी ले, और फिजिकल क्वांटिटी लेगा और बोलेगा आपको इसके बीच में रिलेशन निकाल के दिखाना है, फॉर्मूला निकाल के दिखाना है, वो भी किसके मदद से, डायमेंशन के मदद से। तुम जैसे सिखाएंगे वैसे आप लोग भी निकालिएगा, इसमें बच्चों मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि टी टाइम पीरियड है जो डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है एम मास पे, एल लेंथ पे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक, अब मान लो इसको बनाएंगे तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको इतना पर लिख करके मिलेगा, मतलब एक बुक वगैरह में भी यहां तक लिखा मिलेगा, इसके बाद बनाना है, सीखो कैसे बनाते हैं। तो ये हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन को देते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो t इक्वल टू के एम एल जी, टी इक्वल टू क्या हो गया, के एम एल जी, यहाँ के कांस्टेंट है और अपने मन से हम यहां पर लिख लेते हैं कि m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। अपने मन से एज्यूम कर लिए, मान लिए, तुम्हारा मन करेगा पावर में x y z मान लो, p q r मान लो, कुछ भी पावर में मान लो, और यहां लिख भी देते हैं कि लेट k इज अ कांस्टेंट एंड a b c आर पावर ऑफ एम एल जी रिस्पेक्टिवली। ठीक, कि के कांस्टेंट है और ए बी सी क्या है, पावर है, किसका, क्रमशः एम एल और जी का। ठीक है बच्चे, यहां तक में कोई दिक्कत। अब बनाना कैसे, तो देखो, तो ये एक इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख लिया, गौर से देखो, इस इक्वेशन में 2 पक्ष है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, मतलब एक LHS है और एक RHS है। तो हम सबसे पहले LHS से लिखेंगे, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, t। तो t को कैसे लिख सकते हैं बोलो, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1। बोल क्लियर है, LHS में कैसे लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में हम क्या लिख सकते हैं, तो m का पावर a, l का पावर b और g यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
तो g का पावर c हमने लिख लिया पहले। अब बोलेगा सर k को क्यों नहीं लिखा? तो k बाबू कांस्टेंट है, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आप गौर करोगे मास का डायमेंशन तो m ही होता है, तो m को m रहने देंगे। लेंथ का डायमेंशन l होता है, l को l ही रहने देंगे। लेकिन g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो जो डायमेंशन एक्सेलरेशन का होगा वही डायमेंशन g का होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -2 होल पावर c। इसमें कोई डाउट? अब इसको अगर हम ढंग से लिख ले, तो क्या लिखेंगे? m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। बोल क्लियर है? m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। अब हम खुद देखो l बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। यहां तक समझ में आ गया? अब हम बचपन में पढ़े होंगे, मैथ वाले सर ने आपको 6-7 में पढ़ाया होगा कि अगर LHS और RHS दोनों का बेस अगर सेम होता है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। तो गौर से देखो LHS में MLT, RHS में भी MLT, मतलब LHS में भी MLT है और RHS में भी MLT है। मतलब कि LHS और RHS दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि V इक्वेट पावर ऑफ LHS एंड RHS। मतलब हम LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे। तो LHS में m का पावर क्या है? 0। RHS में m का पावर क्या है? a। LHS में l का पावर क्या है? 0। RHS में क्या है? b प्लस c। LHS में t का पावर क्या है? 1। RHS में क्या है? -2c। कोई डाउट? अब यहां a इक्वल टू तो 0 आ ही गया, कोई दिक्कत? इसको अपना कुछ नाम दे दो, जैसे इक्वेशन सेकेंड, और इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड, या इसको कुछ नाम क्या है दोगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब तुम खुद देख लो, -1/2 को इधर ले जाओगे तो c का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो क्या हो गया? -1/2 इक्वल टू c। सॉल्व कर लोगे मैथ की तरह, तो c निकल गया, a निकल गया। अब यहां c का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख के b निकाल देंगे। फिर से देख लो, क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा मिलेगा, यहां से हमने बनाना शुरू किया। तो प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देने पे कांस्टेंट आता है, अपने मन से हमने पावर ए बी सी मान लिया, कोई दिक्कत? और किसी का एक तरह से पावर जो होता है वही उसका डायमेंशन होता है। के कांस्टेंट है, ए बी सी पावर है किसका? तो एम एल और जी का। अब हम LHS में टी लिखा हुआ है, जिसको क्या लिख सकते हैं? m का पावर, MLT में सजाना आपको सिखाए हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। RHS में k m l g है, तो k कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। m का पावर a, l का पावर b और g का पावर c। तो बच्चा को पता है कि m मास है तो m का m डायमेंशन m ही होगा, l लेंथ है तो l का l ही होगा, और g एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का l, t का पावर -2 होगा, c। फिर उसको गुना कर दिए तो m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -2c। फिर m का पावर a, l का पावर b प्लस c, t का पावर -2c। फिर LHS और RHS के पावर को इक्वल किए, तो LHS में m का पावर 0, RHS में m का पावर a, तो 0 इक्वल टू a। LHS में l का पावर 0, RHS में l का पावर b प्लस c, तो 0 इक्वल टू b प्लस c। LHS में t का पावर 1, RHS में t का पावर -2c, तो 1 इक्वल टू -2c। यहां से a और c निकल गया। अब हम a और c को पुट करेंगे और b निकालेंगे। पहले यहां तक नोट करो। स्क्रीन पॉज करके लिखो। अब क्या करते हैं? वी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड। तो 0 इक्वल टू b प्लस सी,
तो b और c के जगह पर क्या रखेंगे -1/2, तो इसको इधर ले जाएंगे तो b = 1/2 हो जाएगा। अब बच्चे गौर से देखो, a b c तीनों निकल गया, तो a b c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कि b पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हम a b और c के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आप गौर करो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, तो आप बोलोगे कि सर इक्वेशन फर्स्ट है ये t = k m का पावर a l का पावर b और g का पावर c है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो k m का पावर a के जगह पर क्या हो जाएगा 0, l का पावर b के जगह पर क्या हो जाएगा 1/2 और g का पावर c के जगह पर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक, इसमें तो कोई डाउट। अब क्या करेंगे बच्चे, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1, यहां l का पावर 1/2 रहेगा ही और g का पावर -1/2 है, तो इसको बटा में नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब वो मैथ में पढ़ते आ रहे हैं कि 5 का पावर 1/2 लिखो या √5 लिखो, मैथ सेम होता है, मतलब पावर में 1/2 लिखो या रूट लगा दो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पर हमारा रिलेशन आ गया t = k √L/g, दोनों के पावर में 1/2 हटा के रूट लगा दिए। मेरे समझ से तो एकदम सिंपल है, प्योर कैलकुलेशन है। 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अपने आप तुमको समझ में आने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, खुद से करके देखना। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा, जो बताया एकदम समझ में आ रहा होगा। अब बच्चा एक क्वेश्चन इसी पे लेते हैं और तुमको देते हैं बनाने के लिए कि T प्रोपोर्शनल MLV, मान लो हम एज्यूम किए कि टाइम डायरेक्टली रूप से डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ और वेलोसिटी पे, बनाओ। तो पहले बिल्कुल हम बता दें कि टाइम का डायमेंशन t नहीं होगा, मास का m ही होगा, l का l नहीं होगा और v वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt का पावर -1 होता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, अपने मन से कुछ मान लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, बोल रहे हैं कि उस डायमेंशन के मदद से इसका रिलेशन निकालो। स्क्रीन को पॉज करके तुम बनाने की कोशिश करो, हम बना देते हैं। तो प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू देंगे तो कांस्टेंट आएगा k, m का पावर a, l का पावर b और v का पावर c, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब यहां तू गौर कर ले LHS, तो LHS में t है तो t को क्या लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 1, इसमें कोई डाउट। RHS में जब बात करेंगे तो RHS में क्या होगा, k कांस्टेंट है तो k, m का पावर, तो कांस्टेंट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, m का पावर a, l का पावर b और v का पावर c। अब बच्चे गौर करोगे, मास m है तो m का डायमेंशन तो m ही रहेगा, लेंथ l है उसका l ही रहेगा, लेकिन v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा l t का पावर -1 का होल पावर c। तो यहाँ क्या हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b, l का पावर c और t का पावर -c, इसमें कोई दिक्कत। अब तुम गौर कर लो, यहाँ पे तुम खुद देखोगे तो l l बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b प्लस c और t का पावर -c, इसमें कोई डाउट। ये जब आपको समझ में आ गया, ये जब आपको समझ में आ गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ देख लो इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो खुद देख ले, RHS में MLT और LHS में भी क्या है MLT, तो बेस इक्वल है, पावर को इक्वल कर देंगे, तो यहां लिख देंगे कि B इक्वेट
पावर ऑफ LHS एंड RHS, मतलब कि LHS और RHS के पावर को इक्वल करेंगे। तो LHS में m का पावर क्या है 0, RHS में m का पावर क्या है a, LHS में l का पावर क्या है 0, RHS में l का पावर क्या है b प्लस c, LHS में t का पावर क्या है 1 और RHS में क्या है माइनस c। ठीक, देख लो LHS में m का पावर m बेस, LHS में बेस m है, RHS में भी m, तो 0 तो a, तो 0 इक्वल टू a, यहाँ L 0 तो L b प्लस सी, तो 0 इक्वल टू b प्लस सी, यहाँ t के लिए 1, यहाँ t के लिए माइनस सी, तो 1 इक्वल टू माइनस सी, मतलब c ये निकल गया, ये निकल गया। इसको इक्वेशन सेकेंड मान के इसमें c का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा b पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में बच्चे हम c के वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जैसे ही इक्वेशन सेकेंड में हम c के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 इक्वल टू बी प्लस सी, तो 0 इक्वल टू बी और c के जगह पर क्या होगा -1, यानी b इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, यानी क्या हो गया बच्चा, a इक्वल टू 0, c इक्वल टू हो गया -1, c इक्वल टू, इसको माइनस को इधर ले जाएंगे, -1 कर ले, यहाँ माइनस सी है ना, यहाँ 1 है, 1 इक्वल टू माइनस सी हुआ, तो c इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करके b इक्वल टू 1 निकाल लिए हैं। अब खुद देखो a b c तीनों का वैल्यू आ गया, इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, और जो रिलेशन आना होगा आ जाएगा। पहले यहाँ तक नोट करो फिर बताते हैं। अब देखो बी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में ए बी सी के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के, एम का पावर ए, एल का पावर बी और भी का पावर सी। तो के एम का पावर ए के जगह पर क्या होगा 0, एल का पावर बी के जगह पर क्या होगा 1 और भी का पावर सी के जगह पर क्या होगा -1। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो t इक्वल टू क्या हो गया, m l का पावर 1, m का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, हटा दिए 1 लिखो ना लिखो, v का पावर -1 है, बटा में ले आएंगे v का पावर 1। तीसरा रिलेशन आ गया t इक्वल टू के l बाई v। मतलब कैसे 3-4 फिजिकल क्वांटिटी बच्चे अगर लिखे होंगे तो उसका हम रिलेशन आराम से बना सकते हैं। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, जो बताएं पूरा प्रॉपर क्लियर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। आज के लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चंस को लिया गया है, तो हम सोचेंगे कि आप 2-3 बार सारे क्वेश्चंस को लिख लिख करके बनाइएगा। और अभी होमवर्क हम कम ही दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एस सी वर्मा का 1 से 7 बनाना है। हम ग्रुप में क्वेश्चंस को डाल देते हैं, अच्छे से कंप्लीट करिए नोट्स को, और उसके बाद क्वेश्चंस को बना करके ग्रुप में जो डाउट्स होंगे भेजिएगा, सॉल्व करके फिर बताएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, हाँ एक बात और बच्चा, कि आप लोग अपने क्लास में 11th वाले बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समर्पण के वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और जितने स्टूडेंट्स जो लॉकडाउन में पढ़ाई से वंचित थे उनको जोड़िए, उनको बोलिए पढ़ के देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।